नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा सवाल पर गौर करने वाले हैं। हाँ, बताइए। अपने चलते हुए बिजनेस को, मतलब जो ठीक ठाक चल रहा है, उसे ऐसा कैसे बनाया जाए कि कोई दूसरा इंसान भी उसे उतनी ही कामयाबी से चला सके। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक भी यही है, खुद को फ्रेंचाइज कैसे करें, बिजनेस मॉडल को कॉपी करने लायक बनाना। ओके। हम सब मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, सबवे जैसी कंपनियों को तो जानते ही हैं। बिल्कुल, कौन नहीं जानता। इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई, लेकिन ये हर जगह खुद अपनी दुकान खोलकर नहीं बैठे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने क्या किया? अपने बिजनेस मॉडल को, अपनी कामयाबी के तरीके को दूसरों को इस्तेमाल करने का अधिकार दिया। हाँ, जिसे फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। बिल्कुल, यानी फ्रेंचाइज किया, और यही उनके इतने बड़े विस्तार की, ग्रोथ की असली वजह रही है। सही बात है। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि एक कामयाब बिजनेस के पीछे जो जादू है, जो नुस्खा है, उसे एक ठोस, दोहराए जा सकने वाले सिस्टम में कैसे बदला जाए। राइट, एक सिस्टम जिसे कोई और भी फॉलो कर सके। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई और अपनाकर ना सिर्फ चला सके बल्कि कामयाब भी हो सके। ठीक है, चलिए, तो फिर इसकी परतों को खोलकर देखते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये शब्द फ्रेंचाइज, इसका असल मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि कोई बिजनेस फ्रेंचाइज मॉडल पर चल रहा है, तो स्रोत के मुताबिक इसका बुनियादी मतलब है कि हाँ। उस बिजनेस का एक मजबूत और सबसे जरूरी दोहराने योग्य, मतलब रिपीटेबल मॉडल तैयार है। ओके, रिपीटेबल, ये जरूरी है। हाँ, इतना मजबूत और साफ कि कोई दूसरा व्यक्ति, जिसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, फ्रेंचाइजी, हाँ। वो आपके ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके आपसे बाकायदा ट्रेनिंग और सपोर्ट लेकर ठीक वैसा ही बिजनेस अपने इलाके में चला सके। अच्छा। और इसके बदले में वो अपनी कमाई का एक तय हिस्सा, जिसे रॉयल्टी कहते हैं, रॉयल्टी। वो आपको, यानी फ्रेंचाइजर को देता है। ठीक है। तो देखा जाए तो ये आपकी सालों की मेहनत से तैयार सिस्टम को दूसरों के लिए एक तरह का रेडीमेड सक्सेस फॉर्मूला बनाने जैसा है। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। रेडीमेड सक्सेस फॉर्मूला। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि ये सिर्फ बिजनेस को मतलब ज्योग्राफिकली फैलाने का तरीका नहीं है। अच्छा। स्रोत इसे जिस तरह पेश करता है, ये असल में आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी जो सफलता का नुस्खा है ना, हाँ, उसको कई गुना बढ़ाने मतलब मल्टीप्लाई करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। मल्टीप्लाई करना। हाँ, ये सही शब्द है। आप सिर्फ अपनी दुकानें नहीं बढ़ा रहे, आप अपने कामयाब आइडिया की जैसे नकलें तैयार कर रहे हैं। और साथ ही आप दूसरों को भी, मतलब जो शायद अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हाँ, उन्हें एक परखे हुए कामयाब बिजनेस मॉडल के जरिए उद्यमी बनने का एक बना बनाए रास्ता दे रहे हैं। सही बात है। जी, अवसर का एक तरह का लोकतंत्रीकरण भी है अगर आप देखें तो। बिल्कुल सही कहा, मल्टीप्लाई करना, ये शब्द इसके असर को सही ढंग से पकड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहला और सबसे अहम कदम क्या है? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि किसी और को अपना मॉडल देने से पहले आपको अपने खुद के बिजनेस को एक ठोस सिस्टम में डालना होगा। बिल्कुल, पहले अपना घर ठीक करना होगा। हाँ, फ्रेंचाइजी बनने की पहली और सबसे बुनियादी शर्त है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता। हाँ, एक रूपता। आपका बिजनेस चाहे कहीं भी खुले, किसी भी शहर में, उसे लगभग एक जैसा नतीजा, एक जैसा अनुभव देना ही होगा। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बिजनेस चलाने का हर छोटा बड़ा काम, हर प्रक्रिया, प्रोसेस। हाँ, हर प्रोसेस साफ तौर पर लिखी हुई होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड तरीका तय होना चाहिए। ओके। हर काम का एक स्टेप बाय स्टेप मैनुअल हो, जैसे कोई रेसिपी बुक होती है ना। हाँ, बिल्कुल। कर्मचारियों को कैसे चुनना है, उन्हें कैसे ट्रेनिंग देनी है, इसका भी एक निश्चित तरीका होना चाहिए। स्रोत डोमिनोज का उदाहरण देता है, जो बहुत सटीक है। कैसे उनका पिज्जा लगभग हर जगह एक जैसा स्वाद देता है। हाँ, ये कमाल की बात है। वो इसीलिए क्योंकि ऑर्डर लेने से लेकर बनाने और डिलीवरी तक उनकी हर प्रक्रिया मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज्ड है अच्छा। और लिखी भी है। यही वो सिस्टम है जिसे बनाने की जरूरत है, इससे पहले कि आप इसे किसी और को सौंपने के बारे में सोचें। और ये जो सिस्टम बनाने की बात है ना, हाँ। ये सिर्फ चीजों पर मतलब कंट्रोल रखने या गलतियां कम करने के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर हम इसे बिजनेस के नजरिए से देखें, तो ये सिस्टम असल में आपके ब्रांड के वादे, जो ब्रांड प्रॉमिस होता ना, ब्रांड प्रॉमिस और क्वालिटी को सुनिश्चित करने का तरीका है। ओके। जब कोई ग्राहक आपकी किसी फ्रेंचाइज आउटलेट पर जाता है, चाहे वो किसी भी शहर में हो, हाँ, उसके मन में एक उम्मीद होती है, एक खास तरह के प्रोडक्ट की, सर्विस की, एक अनुभव की। हाँ, बिल्कुल। अगर हर बार हर जगह उसे वो अनुभव मिलता है, तो ब्रांड पर भरोसा बनता है। भरोसा। और यही भरोसा
किसी भी बिजनेस की, खासकर फ्रेंचाइज बिजनेस की सबसे मजबूत नींव होता है। सही बात है। ये भरोसे की एकरूपता ही ब्रांड की असली कीमत बनाती है। ये भरोसे वाली बात बहुत अहम है। मतलब सिस्टम सिर्फ अंदरूनी कामकाज के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि बाहरी ग्राहक अनुभव के लिए भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। अब इस पूरे सिस्टम को, इस मानकीकरण को कागज पर कैसे उतारा जाए, यहीं पर स्रोत हमें एसओपी की अहमियत बताता है। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक बार जब आपने अपने बिजनेस के हर पहलू को मानकीकृत कर लिया, मतलब स्टैंडर्डाइज कर लिया, तो अगला कदम है उसे एक विस्तृत दस्तावेज में लिखना, जिसे एसओपी कहते हैं। ओके, एक डिटेल डॉक्यूमेंट। हाँ, ये एसओपी लिए वो गाइडबुक है जो हर नए फ्रेंचाइजी मालिक को दी जाती है। अच्छा, ये उन्हें बताती है कि भाई बिजनेस को दिन प्रतिदिन कैसे चलाना है। मतलब A to Z सब कुछ। हाँ, इसमें सचमुच सब कुछ शामिल होता है। प्रोडक्ट या सर्विस कैसे तैयार करनी है, उसकी क्वालिटी कैसे बनाए रखनी है, ग्राहक से कैसे बात करनी है, दुकानें ऑफिस की साफ सफाई रख रखाव कैसे करना है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, अच्छा, मार्केटिंग कैसे करनी है, हिसाब किताब कैसे रखना है। ये एक तरह से बिजनेस चलाने का ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट। हाँ, जो ये पक्का करता है कि आपका ब्रांड हर जगह एक जैसा दिखे, महसूस हो और परफॉर्म करे। बिल्कुल। एसओपी उस अमूर्त सिस्टम का ठोस साक्षात रूप है। मतलब वो चीज जिसे फ्रेंचाइजी छू सकता है, पढ़ सकता है हाँ। और फॉलो कर सकता है। या ये सुनिश्चित करता है कि चाहे फ्रेंचाइज दिल्ली में खुले या दुबई में, हाँ, कहीं भी ग्राहक का अनुभव और बिजनेस चलाने का तरीका बुनियादी तौर पर समान रहे। और बिजनेस को सफलतापूर्वक स्केल करने के लिए, यानी बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए, ये एक रूपता ऑक्सीजन की तरह जरूरी है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए अगर हर फ्रेंचाइजी अपनी मर्जी से काम करने लगे तो क्या होगा? तो कुछ ही समय में ब्रांड की पहचान पूरी तरह बिखर जाएगी। एसओपी इसी बिखराव को रोकता है। यानी एसओपी वो गोंद है जो पूरे फ्रेंचाइज नेटवर्क को एक साथ जोड़े रखता है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए हमने एक बेहतरीन सिस्टम बना लिया, उसकी डिटेल्ड एसओपी भी तैयार कर ली। अब क्या? क्या लोग लाइन लगाकर हमारी फ्रेंचाइजी लेने आ जाएंगे? शोध कहता है शायद नहीं। अच्छा, अभी भी कुछ बाकी है। हाँ, अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है अपने ब्रांड की वैल्यू और पहचान बनाना। ब्रांड बिल्डिंग। ओके। क्योंकि फ्रेंचाइजी कोई अनजान चीज नहीं खरीदता। हाँ। वो एक जाने पहचाने भरोसेमंद नाम से जुड़ना चाहता है। सही बात है। आपकी फ्रेंचाइज तभी बिकेगी जब आपका नाम बिकेगा। हाँ। कोई उद्यमी अपना पैसा और मेहनत आपके बिजनेस मॉडल में क्यों लगाएगा? हाँ, ये सवाल तो है। इसलिए क्योंकि उसे आपके ब्रांड पर भरोसा है। उसे लगता है कि इस नाम के साथ जुड़ने से उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल, रेप्यूटेशन मैटर्स। हाँ, तो फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करने से भी पहले अपने मूल बिजनेस को इतना पॉपुलर बनाना, उसकी एक सकारात्मक और मजबूत छवि बनाना बेहद जरूरी है। इसमें सब कुछ आता है। आपका लोगो कैसा दिखता है, आपके ब्रांड के रंग कौन से हैं, आपकी टैगलाइन क्या कहती है। हाँ। और इन सब से ऊपर आप अपने ग्राहकों को कैसा अनुभव देते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस। हाँ, ये सारी चीजें मिलकर आपके बिजनेस को सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाली जगह नहीं, बल्कि एक एहसास, एक इमोशन बनाती हैं, जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं। ये ब्रांड वाला पहलू अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन ये फ्रेंचाइजिंग की आत्मा है। आत्मा है, वाह। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो ब्रांड वो अमूर्त संपत्ति है, इंटैंजिबल एसेट। हाँ, इंटैंजिबल एसेट। जिसका लाइसेंस आप यानी फ्रेंचाइजर अपने फ्रेंचाइजी को दे रहे हैं। ओके। इस ब्रांड की प्रतिष्ठा, बाजार में इसकी पहचान और लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता ही तय करती है कि आपकी फ्रेंचाइजी कितनी आकर्षक होगी। मतलब डिमांड कितनी होगी। हाँ, बिल्कुल। इसी के आधार पर आप शुरुआती फ्रेंचाइजी फीस तय कर पाते हैं और रॉयल्टी मांग पाते हैं। अच्छा। जितना मजबूत आपका ब्रांड होगा, उतनी ही ज्यादा मांग आपकी फ्रेंचाइजी की होगी और उतने ही बेहतर फ्रेंचाइजी आपको मिल पाएंगे। ये एक सीधा रिश्ता है। यानी ब्रांड में दम भरना एक तरह का निवेश है। बिल्कुल। जो बाद में फ्रेंचाइज के रूप में फल देता है। हाँ। चलिए, अब मान लेते हैं कि हमारा ब्रांड भी मजबूत हो गया, लोग उसे जानते हैं, भरोसा करते हैं। ठीक है। अब क्या हम तैयार हैं फ्रेंचाइज देने के लिए? लगता तो है। स्रोत कहता है अब समय है अपने फ्रेंचाइज मॉडल को औपचारिक रूप देने का, उसे एक पैकेज के रूप में तैयार करने का। अच्छा, एक पैकेज। इसमें क्या क्या होगा? हाँ, यहाँ आपको बहुत बारीकी से कई चीजें तय करनी होंगी। जैसे कोई अगर आपकी फ्रेंचाइज लेना चाहे तो उसे शुरुआत में कितनी फीस देनी होगी, एंट्री फी या फ्रेंचाइज कॉस्ट। फिर वो अपनी कमाई का कितना प्रतिशत नियमित रूप से आपको रॉयल्टी के तौर पर देगा। ठीक है, रॉयल्टी परसेंटेज। हाँ, इसके बदले में आप उसे क्या क्या देंगे? शुरुआती ट्रेनिंग, निरंतर सपोर्ट, मार्केटिंग में मदद, सप्लाई चेन में सहायता। हाँ, फ्रेंचाइजर का सपोर्ट। लोकेशन चुनने के नियम क्या होंगे?
क्या एक शहर में एक ही फ्रेंचाइजी होगा या ज्यादा हो सकते हैं? मतलब टेरिटरी राइट्स? टेरिटोरी राइट्स ये भी जरूरी हैं। ये सारे सवाल और उनके जवाब बहुत साफ तौर पर लिखित रूप में तय होने चाहिए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इससे जुड़ने वाले को ये एहसास होता है कि वो एक व्यवस्थित प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है, ना कि किसी ढीली ढाली अनौपचारिक साझेदारी का। ये जो ढांचा बनाने की बात है ना, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। ये एक पेशेवर माहौल बनाता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। प्रोफेशनल माहौल? हाँ, ये फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। क्लैरिटी लाता है। बिल्कुल। किसको क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये सब पहले दिन से साफ होता है। इससे भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के भ्रम, गलतफहमी या विवाद की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। सही बात है। एक स्पष्ट, पारदर्शी और न्यायसंगत मॉडल ही विश्वास पैदा करता है और यही विश्वास एक लंबी और सफल साझेदारी की नींव रखता है। ये पारदर्शी और स्पष्टता यकीनन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सब कुछ तैयार है, सिस्टम बन गया, एसओपी लिखी गई, ब्रांड चमक रहा है और फ्रेंचाइजी मॉडल का पूरा पैकेज भी तैयार है। हाँ, अब तो सब हो गया लगता है। तो क्या अब पूरे देश में या दुनिया भर में फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर देना चाहिए? एकदम से। स्रोत यहाँ एक बहुत ही समझदारी भरी सलाह देता है। रुकिए। अच्छा। और पहले छोटे स्तर पर परीक्षण कीजिए। एकदम से बड़े पैमाने पर कूदने की बजाय पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाइए। पायलट टेस्टिंग, हाँ, ये समझदारी की बात है। स्रोत का सुझाव है कि शुरुआत में सिर्फ 2-3 फ्रेंचाइजी खोलकर देखना चाहिए। ओके। शायद अपने ही शहर में या आसपास के शहरों में। इससे आपको असलियत पता चलेगी। जो सिस्टम आपने अपने ऑफिस या दुकान में बैठकर बनाया है, हाँ, क्या वो वाकई अलग-अलग जगहों पर, अलग लोगों द्वारा, अलग माहौल में उतना ही कारगर है? अच्छा सवाल है। क्या वही नतीजे मिल रहे हैं जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे? क्या एसओपी को ठीक से समझा और लागू किया जा रहा है? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? मतलब रियलिटी चेक। बिल्कुल, रियलिटी चेक। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा है तो ये आपके मॉडल की पुष्टि करता है। हाँ। और आपको आत्मविश्वास देता है कि अब आप इसे बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं, जो कि अक्सर आती हैं, हाँ, आ सकती हैं। तो ये पायलट चरण आपको अपने सिस्टम, अपनी ट्रेनिंग या अपनी सपोर्ट प्रक्रिया में सुधार करने का एक अनमोल मौका देता है। सीखने का मौका। हाँ, इस टेस्ट एंड लर्न प्रक्रिया के जरिए आप धीरे धीरे अपने मॉडल को इतना मजबूत और फुल प्रूफ बना सकते हैं कि हर नया पार्टनर बस आपके दिए गए ब्लूप्रिंट को फॉलो करके आसानी से कामयाब हो सके। ये पायलट चरण, जैसा कि इसे बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिस्क मैनेजमेंट? हाँ, बड़े पैमाने पर पैसा और संसाधन लगाने से पहले ये आपके मॉडल की व्यावहारिकता, मतलब वायबिलिटी, हाँ, और लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी को साबित करता है। ये सिर्फ गलतियां पकड़ने का समय नहीं है, बल्कि ये सीखने, अनुकूलन करने, अडैप्ट करने और अपने पूरे फ्रैंचाइजी सिस्टम को और बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। सही बात है। इस चरण में आपको ऐसी जमीनी हकीकतों और चुनौतियों का पता चल सकता है जिनके बारे में शायद आपने अपने ऑफिस में बैठकर सोचा भी ना हो। हाँ, ये हो सकता है। ये अनुभव आगे चलकर आपकी बहुत मदद करता है। ये सोचा बिना वाली बात मुझे दिलचस्प लगी। यानी असल दुनिया में चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। बिल्कुल नहीं। और पायलट टेस्टिंग इसी का सामना करने का तरीका है। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत ही नाजुक और जरूरी पहलू है। वो क्या है? जिस पर स्रोत काफी जोर देता है, वो है कानूनी सुरक्षा और समझौता। लीगल एस्पेक्ट्स, हाँ, बहुत जरूरी। यहाँ किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही महंगी पड़ सकती है। स्रोत स्पष्ट कहता है कि हर फ्रेंचाइजी के साथ एक मजबूत, व्यापक और कानूनी रूप से वैध समझौता, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, हाँ, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। ये महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपके और फ्रेंचाइजी के रिश्ते की बुनियाद है, फाउंडेशन है। हाँ। इस समझौते में सभी शर्तें बिल्कुल साफ बिना किसी लाग लपेट के लिखी होनी चाहिए। जैसे? क्या शर्तें? जैसे फ्रेंचाइजी आपके ब्रांड नाम, लोगो और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कैसे और कहां तक कर सकता है। ओके। फीस, शुरुआती और रॉयल्टी कब और कैसे देनी होगी। उसे किस भौगोलिक क्षेत्र में काम करने का विशेष अधिकार मिलेगा, टेरिटरी राइट्स। हाँ, टेरिटरी। और उस क्षेत्र की सीमाएं क्या होंगी, क्वालिटी कंट्रोल के मानक क्या होंगे और उन्हें कैसे जांचा जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल, हाँ। अगर कोई विवाद होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा
और ये समझौता कितनी अवधि के लिए मान्य रहेगा? अच्छा, ड्यूरेशन। और उसके बाद नवीनीकरण, रिन्यूअल की शर्तें क्या होंगी? ये सब लिखित में होना आपके ब्रांड, आपकी प्रतिष्ठा और आपके बिजनेस मॉडल को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। कानूनी ढांचा वास्तव में इस पूरे फ्रेंचाइज मॉडल की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी। हाँ, ये सिर्फ नियम और शर्तें तय नहीं करता, बल्कि ये कई स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? एक तरफ ये फ्रेंचाइजर की बौद्धिक संपदा की रक्षा करता है, जैसे ब्रांड नाम, ट्रेडमार्क, रेसिपीज, बिजनेस प्रक्रियाएं। हाँ, आपकी आईपी। ताकि उनका दुरुपयोग ना हो। दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करता है कि सभी फ्रेंचाइजी तय मानकों, प्रक्रियाओं और सीमाओं के भीतर ही काम करें। मतलब सब एक ही पेज पर रहें। बिल्कुल। इससे पूरे नेटवर्क में एक रूपता बनी रहती है, ब्रांड की छवि खराब नहीं होती और ग्राहकों का भरोसा कायम रहता है। ये कानूनी समझौता एक तरह से उन नियमों का समूह है जो इतने सारे अलग अलग लोगों को, मतलब फ्रेंचाइजियों को, एक ही ब्रांड के झंडे तले एक ही दिशा में काम करने के लिए बांधे रखता है। सही है। इसके बिना पूरा सिस्टम बिखर सकता है। तो आज हमने जो ये पूरी यात्रा की, एक बिजनेस आइडिया से लेके एक स्केलेबल फ्रेंचाइज मॉडल बनाने तक, हाँ, काफी कुछ कवर किया। इसका सार क्या निकलता है? स्रोत के आखिरी हिस्से में इसे बहुत खूबसूरती से समेटा गया है। फ्रेंचाइजिंग सिर्फ अपना बिजनेस कुछ और शहरों में फैला देना भर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये अपनी सोच, अपनी मेहनत से बनाए गए कामयाब नुस्खे और अपने आइडिया को कई गुना करने, उसे मल्टीप्लाई करने का एक शक्तिशाली तरीका है। मल्टीप्लाई करना। अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना पाते हैं जो न केवल आपके अपने ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, हाँ, बल्कि साथ ही साथ अनगिनत दूसरे लोगों को भी एक बना बनाया रास्ता देता है अपना बिजनेस शुरू करने का, आत्मनिर्भर बनने का और पैसा कमाने का, तो समझिए कि आपने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, आपने अपने बिजनेस को एक ऐसे ब्रांड में तब्दील कर दिया है जो दूसरों के लिए भी मूल्य पैदा करता है। वैल्यू क्रिएशन। हाँ, दूसरों को भी सशक्त बनाता है। आपकी सफलता अब सिर्फ आपकी नहीं रहती। और जैसा कि स्रोत के अंत में इशारा किया गया है, शायद असली ग्रोथ, असली विस्तार तभी होता है जब आपका आइडिया, आपका सिस्टम सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों की कमाई का, उनकी तरक्की का जरिया बन जाए। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये एक बहुत गहरी और सोचने वाली बात है। ये हमें सफलता की पारंपरिक परिभाषा से आगे देखने को कहती है। मतलब? क्या सफलता सिर्फ अपनी निजी उपलब्धि में है, या फिर दूसरों की सफलता को संभव बनाने में, उन्हें अवसर देने में भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा बड़ी सफलता छिपी है? जब आपका बनाया हुआ सिस्टम दूसरों को ऊपर उठाता है, तो आपकी अपनी सफलता अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। सही कहा। एक अलग ही मायने हासिल कर लेती है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं आज की इस बातचीत को एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल के साथ विराम देना चाहूंगा। जरूर। जो श्रोत हमारे मन में छोड़ जाता है, क्या किसी बिजनेस का अंतिम मकसद सिर्फ अपने मालिक के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है? एक सवाल। या फिर क्या उसका असली मकसद एक ऐसा टिकाऊ, आत्मनिर्भर सिस्टम बनाना है जो मालिक की गैर मौजूदगी में भी उसी उत्कृष्टता से चलता रहे? सस्टेनेबल सिस्टम। हाँ, लगातार विकसित होता रहे और साथ ही साथ समाज में दूसरों को भी आगे बढ़ने का, अपनी किस्मत बनाने का, कामयाब होने का एक भरोसेमंद मौका दे। ये सोचने वाली बात है। इस सवाल पर यकीनन मंथन किया जा सकता है।